कैसे देख रहे हैं? नहीं, रास्ता सरकार नहीं निकालना चाहती, क्योंकि रास्ता निकालने का तो बहुत सीधा सा है। तीनों कानून वापस ले लिए जाएं, एमएसपी को कानून बना दिया जाए, जो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से C2 एक्चुअल में बनता है उस पर 50% घोषित करके 23 की 23 फसलों पर कानून बना दिया जाए, और जो न माने उसको या उससे कम पे खरीदे उसको 7 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए। बस सीधा सा है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है ना। सरकार तो नहीं मान रही है। सरकार तो कह रही है कि हम तो संशोधन कर सकते हैं, बिल वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे कब तक पड़े रहेंगे? आगे तो गर्मी भी आ रही है। सरकार तो मानेगी और बची पड़ी रहेगी। सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार ये समझ रही है मानने का? नहीं, बहुत हमारे पास फार्मूले हैं। हम लगातार, हमारा जो आंदोलन है इसका विस्तार हो रहा है। आप देखें, कभी तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पे लोग होते थे, फिर यहाँ पे लोग बढ़ने लगे। अब यहाँ के अलावा जो किसान पंचायत लगातार हो रही हैं, उनमें भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। ये उस ताकत का एहसास करा रही है सरकार को जो किसानों की एक्चुअल में ताकत है। अब आप देखें, इसको आप इससे भी असर लगाएं, अंदाजा लगाएं। यही सरकार, इस सरकार के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गृह मंत्री को, कृषि मंत्री को और उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये आपका हरियाणा और पंजाब, यहाँ के भाजपा नेताओं को बुलाकर मीटिंग करते हैं किसानों के ऊपर, तो क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा? और कई जगह से ये भी लगातार भी हो रहा है कि जो कुछ इनके लोग हैं उनके माध्यम से भी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, इससे भी आप देखें कि जैसे संजय बालियान जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं बीजेपी के, उनके घर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समाज के जो नेता हैं, उनकी मीटिंग की बात बीजेपी कर रही, कह रही कि नाराजगी मोल नहीं ले सकते, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में है। ये क्या है? ये असर है कि नहीं है? हालांकि उनकी ये गलतफहमी है, यहाँ पर ना कोई जाट है, ना कोई यहाँ पे ब्राह्मण है, ना यहाँ कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना यहाँ पे कोई शूद्र है, ना ही यहाँ पर कोई ओबीसी है। यहाँ पर सारे के सारे किसान हैं। बहुत बढ़िया। किसान ही पहले है, बहुत बढ़िया। और किसान हर जवान, पूरे देश में किसान लगातार जाग रहा है। अगर आप देखें, जो आंदोलन हुआ है रेल रोको आंदोलन, उस रेल रोको आंदोलन ऐसा दुनिया में ही शायद कोई आंदोलन हुआ हो जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया हो। अगर आप पंजाब का एक देखें, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जहां पे है 10,000 लोग, जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या उसमें थी, रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए। और इससे भी अद्भुत नजारा जींद में देखो, महिलाएं आधे से ज्यादा। और इससे भी और मजेदार बात कि किसान रेल तो रोक रहे हैं, लेकिन जो यात्री हैं उनको संतरे खिला रहे हैं, जलेबियां खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, दूध दे रहे हैं, और जरूरत हो तो दवाई की भी बात पूछ रहे हैं। ऐसा आंदोलन देखा होगा कहीं किसी ने? इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित, ये जो है ये किसान की ताकत है। और ये आंदोलन, इसका असर आपको यही नहीं मिलेगा। इसका आंदोलन आपने दिल्ली में देखा होगा, इसका आंदोलन पंजाब में देखा होगा, इसका आंदोलन जम्मू और कश्मीर तक भी पहुंचा है। इस आंदोलन का असर आपने हरियाणा में देखा है, राजस्थान में देखा है, मध्य प्रदेश में असर हुआ है, पश्चिम बंगाल में असर हुआ है, उत्तर प्रदेश में अलग हुआ है, उत्तराखंड में भी इसका असर हुआ है। इतना ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। वकील साहब, उसके बावजूद भी सरकार के जो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि जो किसानों का रेल आंदोलन था वो फेल हुआ है। 5 दिन क्या यहाँ पर प्रतिदिन वस्तु उठावा भी आते हैं। देखिए, उनके पास ये कहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपनी खींच कैसे मिटाएंगे? जो उनका दुखड़ा है उससे कैसे दूर करेंगे बेचारे? यही कहेंगे कि आंदोलन फैल रहा। इतनी जगह, इतने प्रदेश प्रभावित हुए हैं। देश में लगभग हर प्रांत जो है उस आंदोलन से प्रभावित हुआ है। इतना अनुशासित आंदोलन है, दुनिया भर के न्यूज चैनल उसको दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग उस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उसके बावजूद भी कह रही है कि आंदोलन जो फेल हुआ है, बीजेपी है, मोदी सरकार है, झूठ बोलने में माहिर है, कुछ भी कह सकते हैं। नरेश टिकैत का बयान आया है कि अगर कोई बीजेपी के नेता को अपने यहाँ शादी पार्टी में बुलाएगा तो 100 लोगों का एक्स्ट्रा खाना देना पड़ेगा। नहीं, मैं तो केवल इनकी बात नहीं, मैं तो कहता हूँ और भी ज्यादा होना चाहिए। एक्स्ट्रा वो नहीं होना चाहिए, साथ में उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्हें गांव में घुसने नहीं दें।
बीजेपी के नेताओं के गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। ये सब काम होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सर बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। सर नरेंद्र मोदी जी जब राज्यसभा में बोल रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विपक्ष से ये बताओ काला क्या है। यहाँ किसान आंदोलन करे, किसानों से अभी कोई बात करके राजनीति, वो विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं कि भाई इसमें काला क्या है। एक कानून इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसानों को तबाह कर रहा है। उससे जुड़े हुए लगभग 25 करोड़ जो मजदूर हैं उनको तबाह कर रहा है। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई कीटनाशक बेचता है, कोई मशीन बेचता है, उनको पूरी तरह से तबाह कर रहा है। ये कि कानून इस देश में 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, इस देश के 82 करोड़ गरीब लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने के लिए जो बनाया गया था, उस 82 करोड़ लोगों को तबाह कर रहा है। उनके मुंह से रोटी छीन रहा है। 5 लाख राशन की दुकानों को समाप्त कर रहा है। इससे भी बड़ा कोई काला कानून हो सकता है क्या? अब तो काला नहीं आ रहा हूं। अब तो अमेरिका भी वकालत कर रहा है कि जो कृषि कानून भारत लेकर के आए ये लागू कर देने चाहिए, बहुत अच्छे हैं। तो वो तो निश्चित रूप से करेंगे। ये जो सारा सब कुछ चल रहा है, ये उन्हीं की नीति। राहुल जी आप देखें, WTO किसके कंट्रोल में है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के। जो यूरोपीय देश हैं, जो विकसित देश हैं, ये सब उन्हीं के कंट्रोल में है। वर्ल्ड बैंक इनके कंट्रोल में, उन्हीं के कंट्रोल में। तो वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, WTO हो, ये सारे के सारे इन्हीं के तो अंडर में है। और ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में इस देश के किसानों को उनका हक न मिल जाए, MSP न मिल जाए। क्योंकि अगर इस देश के किसानों को MSP मिल गई तो उनका जो व्यापार है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। जो वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी यहाँ आ रही है ना, जो कह रही है कि जितना हम आज यहां से निर्यात करते हैं भारत से, आगे आने वाले 2-3 साल में हम इसका 10 गुना निर्यात करेंगे। कैसे करेंगे? जब यहाँ सारा सब कुछ व्यापारियों के पास चला जाएगा तभी तो करेंगे, अन्यथा तो नहीं करेंगे। किसान को बर्बाद करके ही करेंगे। इसलिए उन्हें तो खुश होना है। जो स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है यूएस का, वो सही कह रहा है कि भैया इनको जो है कानूनों को लागू करना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट भी कहेगा, WTO भी कहेगा। आपने देखा है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश पर कैसी गिद्ध निगाह इन विदेशी जो विकसित देश है इन्होंने लगा रखी है। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, उसके बाद आपको और चीज समझ में आएंगे। जो विदेशी ताकतें हैं, जो विकसित देश हैं, WTO और ये आपका वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका कहना यह है इस देश को यानी भारत को अगर 50 लाख करोड़ की संपत्ति हर साल इस देश से लूटी जाए तो 100 साल तक हम इसे नोच सकते हैं। ये उनकी नीयत है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि वो आपके हल की बात करेंगे? वो तो निश्चित रूप से जो मीडिया, ये जो मोदी सरकार है, वही तो कानून लेकर आई है, उसी के लिए वो कहेंगे, उसको अच्छा बताएंगे। वो बड़ा सवाल है कि जब 4 विदेशी महिलाएं ट्वीट कर देती है किसानों के समर्थन में, तो देश का लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। मैं तो कहता हूँ महिला आज अमेरिका वकालत कर रहा है कृषि कानून की कि सही है। आज देश का लोकतंत्र, आज अंदरूनी मामला कैसे नहीं? देखिए, सरकार अंदरूनी मामला तो तब भी नहीं था ना, जब ये जो है विदेशी यूरोपियन यूनियन के 25 सांसदों को 3 बार कश्मीर में लाके दिखा रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये हालात हैं। तब ये निजी मामला नहीं था। अब ये 3 दिन पहले आया, तीसरा डेलीगेशन जो आया है। तो सरकार अपने हिसाब से देशी विदेशी की बात करती है। और मोदी जी से जरा ये पूछो, जिन कानूनों को लागू कर रहे, ये बीजेपी की टकसाल में बने थे क्या? ये इस देश की पैदाइश है क्या? ये तीनों कानून तुम विदेश से ही लेके आए हो, उन्हीं के तलवे चाटते हो। क्योंकि इन कानूनों को लागू करके जो पैसा तुमने लिया ना, कर्जा, इस कोरोना काल में भी 54,000 करोड़ रुपए तुमने कर्जा लिया। बताओगे किस बात के लिए लिया? उसकी वजह से तुम कानून को लागू करने पर तुले हो। दिशा रवि की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? किसके? दिशा रवि की गिरफ्तारी को। इससे ज्यादा गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। आप देखिए, एक बच्ची, उस बच्ची ने कुछ नहीं किया। टूल किट नाम की कोई भी जो शब्दावली है इस देश के क्रिमिनल लॉ में नहीं है, यानी आपराधिक कानून में कहीं नहीं है। ना CRPC में डिफाइन है, ना IPC में डिफाइन है, ना किसी और कानून में डिफाइन है। दूसरी बात, एक वेल सेटेड प्रिंसिपल है ये, और CRPC में बाकायदा लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को आप जहां आप हैं, यानी पुलिस का जुरिडिक्शन जहां है, उससे अलग से कहीं से लेके आओगे, किसी अदर स्टेट से लेके आओगे, आपको पहले उसे तुरंत वहां के कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा, और ट्रांजिट रिमांड लेके आप उससे यहां आएंगे। ऐसे नहीं ला सकते जैसे उस बच्ची को लेकर आए हैं। जैसे उस बच्ची ने पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है, और 56 इंच का जो सीना है वो एक बच्ची के ट्वीट से कांप गया। बस इतना ही वो है। क्या माना जाएगा? इतना ही बड़ा सीना है। इतना ही बड़ा सीना है।
तो उस बच्ची के जो खिलाफ हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये जो भी इस तरह के लोग हैं जो सच बोल रहे हैं उन सबके खिलाफ ये होना है, उसके लिए सब लोग तैयार रहना चाहिए और मैं समझता हूं सब लोग तैयार भी हैं। पर ये सरकार की अन्याय और अत्याचार की सीमा है। ये वही सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां सच बोलती हैं तो उनको जेल में ट्रांजिट रिमांड के यहां लेकर आते हैं। गैर कानूनी जो उनकी गिरफ्तारी है, जो कस्टडी है, इलीगल कस्टडी, ये है सरकार का जो चेहरा है, चरित्र है। सर एक जख्म ठीक नहीं होता, उस जख्म पे मरहम भी नहीं रखता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। जिस तरीके लेटर एंट्री वाला जो है, ये तो किसानों के बिल से भी बहुत खतरनाक बिल है सर। अनपढ़ लोगों को सचिव और मुख्य सचिव बनाया जाएगा तो कानून कैसे बनेगा सर? देखिए ये तो लोगों को सोचना है, ये उन लोगों को सोचना है, उन लोगों को सड़क पर आकर आंदोलन करना चाहिए जो पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद सालों मेहनत करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के लिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए सालों मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके माता पिता इतना मोटा पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद अगर उनके वो बन भी जाते हैं तो जब व्यक्ति कम से कम 20 साल की जिसकी सीनियरिटी होती है उस लेवल पे पहुंचने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनता है। और ये सरकार, देश को तबाह करने वाली सरकार, उस लेवल पे यानी 20 साल का, 18-20 साल का जिसको अनुभव होता है आईएएस ऑफिसर को, उस लेवल पे सीधे भर्ती कर रही है। पहले 20 भर्ती किए, अब 400 भर्ती कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर डिपार्टमेंट में आपने जो लोग हैं उनको आपने भर्ती कर लिया। तो ये एग्जाम किस बात के लिए ले रहे हो? ये लोग क्यों एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या ये उनका हक नहीं मारा जा रहा है? क्या उनके साथ में ये अन्याय नहीं हो रहा है? और इसी तरह से अगर ये करते रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो मन में आएगा ये वो करेंगे, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर यूपीएससी जो बनाई गई है, जो एग्जाम लेके प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन करती है, काहे बात के लिए यूपीएससी बनाई? इसका मतलब अपने एक देश की सबसे बड़ी संस्था जो इम्तिहान लेके सेलेक्ट करती है लोगों को, जिसमें काबिल लोग आते हैं, आपने उसको खत्म कर दिया। लेकिन इसका एजेंडा जो है केवल ये नहीं है, एजेंडा इनका बुरा है, बड़ा एजेंडा है। और एजेंडा जो है केवल इसके लिए मैं आगे और बताता हूं क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। आपने सुना होगा ये चीज है कि जो जीएसटी कलेक्शन था, इस मोदी सरकार ने राज्यों का, अब तो जीएसटी होता है राज्य और केंद्र सरकार दोनों का इकट्ठा केंद्र सरकार के पास आता है, और उसमें हिस्सा यह है कि जो राज्यों का है उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। इस मोदी सरकार ने राज्यों की जीएसटी उन्हें नहीं दी, वो भी हड़प कर गई, खा लिया। और जब उन्होंने मांगा तो उन्हें कहा कि आप उससे रिजर्व बैंक से आप कर्जा ले लीजिए। रिजर्व बैंक से कर्जा क्यों लें भाई हम, जब हमारा पैसा है? लेकिन क्यों किया गया है? इसका बड़ा भारी षड्यंत्र है। आपने मोदी जी के मुंह से सुना ना, एक देश एक इलेक्शन, जी, एक नेशन एक इलेक्शन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है केवल एक ही इलेक्शन, और वो आने वाले समय में होगा नहीं। मोदी जी को जीवन भर के लिए जो है यहाँ का सर्वा नियुक्त कर दो, ये है इसका मतलब, है नहीं है? तो है क्या एक देश एक इलेक्शन? इसका मतलब यह है कि राज्यों को इतना कमजोर कर दो वो हर बात के लिए केंद्र पर निर्भर हो जाएं। इसलिए जीएसटी का पैसा उन्हें नहीं दिया गया। और जब राज्य कमजोर हो जाएंगे तो आने वाले समय में राज्यों की विधानसभाएं भी खत्म होंगी। एमएलए जो बनते हैं हजारों की संख्या में, लगभग 5,000 साढ़े 5,000 एमएलए पूरे देश में हैं, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। एक नेशन एक इलेक्शन होगा। दूसरा, क्यों कमजोर किया जा रहा राज्यों को और कैसे कमजोर किया जा रहा? इस किसान कानून से भी समझो। किसान कानून में मंडियां बनाई गई, निजी मंडियां, निजी मंडियों वाला कानून है। उस निजी मंडी में यह सुविधा दी गई निजी मंडियों को कि इन्हें जो एपीएमसी यानी मंडियां ऑलरेडी हैं उनमें जो 6% टैक्स लगता था, इन निजी मंडियों में वो टैक्स नहीं लगेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि जो मंडियों में लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी जो है चली जाएगी, क्योंकि जब उनमें टैक्स नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन नहीं होगा और निजी मंडियां बढ़ेंगी, नई पुरानी मंडियां खत्म हो जाएंगी, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, जो राज्य को हजारों करोड़ जो टैक्स का पैसा आता था मंडियों से, वो राज्य को आना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे हुआ भी है। इसका मतलब यह है कि राज्य और कमजोर हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो अपने राज्य में जो लोग नौकरी करते हैं उनको निकालेंगे। इसका मतलब यह होगा कि जो योजना है राज्य की, उनके लिए पैसा कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। फिर केंद्र पर निर्भर होंगे।
ये है इस देश का जो संघीय ढांचा है, जिस संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ विषय हैं जिन पर वो कानून बनाती है, उनको हैंडल करती है, राज्यों के पास कुछ विषय हैं, कुछ शक्तियां हैं, उनको वो हैंडल करती है। तो इन तमाम संघीय ढांचे को खत्म करके केवल एक ही व्यक्ति का चुनाव हो, एक ही व्यक्ति इस देश का सर्वेसर्वा हो, एक ही व्यक्ति इस देश का मालिक बन जाए, ये सब कुछ उसी षड्यंत्र के तहत हो रहा है जिस लेटरल उसकी आप एंट्री की बात कर रहे हो। सर देखने में ये आ रहा है कि जो इस भारतवर्ष के जो लोग हैं, मतलब जो अत्याचार होता है, जो इन पे किसी भी तरीके से इस तरीके के नियम आते हैं, महीने 2 महीने याद रखते हैं, फिर उसके बाद में वो भूल जाते हैं। तो सर इनका सुधार कैसे होगा? नहीं, मैं मानता हूं ये जो आपकी पीड़ा है ये वाकई में सच पीड़ा है, ये और इसको दूर होना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि जो सरकार आपने चुनी है, सरकार किस बात के लिए होती है? सरकार होती है जो जनता है उसकी सेवा करे। सेवा की तो कहे जाते हैं ये लोग, है नहीं है? इनका काम है सेवा करना, यानी हमने इन्हें वोट देके चुना है। और जो सरकार का जो पैसा, जो लोगों का पैसा है, हर व्यक्ति इस देश में टैक्स देता है, क्योंकि आप जो भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स है। इसका मतलब आपका भी टैक्स का पैसा है। तो जो लोगों के टैक्स का पैसा है, जिससे इनको तनख्वाह मिलती है, जिससे इनको सुविधा मिलती है, जिस पैसे से मोदी जी 20,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज अपनी मौज मस्ती के लिए लेके आए, जिस पैसे से इस बड़े संकट के समय में भी मोदी जी जो नई संसद बनवा रहे हैं, विस्टा प्रोजेक्ट यानी राजपथ के दोनों तरफ की जो बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंगों को तोड़ के नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इनको ऐसा न करके जनता की सेवा करनी चाहिए, और ये कर नहीं रहे। तो जनता को भी चाहिए, जनता को चाहिए कि अगर कोई नेता जिस काम के लिए आया है वो काम नहीं करता, जिस सेवा के लिए आया है वो सेवा नहीं करता, तो उसको उसका एहसास कराए, और कोई भी गलत काम कर रही हो तो उसका विरोध करे। अफसोस ये है हमारे यहाँ पे ये जो आपने पीड़ा दर्ज की है, वाकई में ऐसी स्थिति है, लोग आके विरोध नहीं करते और भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। बघेल साहब एक आखिरी इसको भूलना नहीं चाहिए। बघेल साहब एक आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि जो लेटर एंट्री का जो मामला है, जो डायरेक्ट भर्ती का मामला है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 340, 41 और 42 जिसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उस पर भी कुठारा खाता है गैर संवैधानिक है। नहीं, केवल उस पर ही नहीं है, ये तो उस पर भी कुठारा गाता है। अनुच्छेद 15 और 16 जो है, जो अधिकार है उसके उस पर भी कुठारा गाता है। और इसमें जो ये सारी चीजें की जा रही हैं, यानी जितना निजीकरण किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और ये लेटरल एंट्री जो है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस देश में रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ उसके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। चलो, इससे रिजर्वेशन तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन सारे अधिकारी अगर आप अपनी मर्जी के आरएसएस के एजेंट चुन लोगे, तो ये सवर्ण समाज के, ये जनरल समाज के जो लोग हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? क्या उनका हक नहीं मारा जा रहा? क्या उनको तबाह नहीं किया जा रहा? उनके माँ बाप जो हैं, उनके सपने नहीं तोड़े जा रहे हैं? इस देश की युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा रहा? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.